तो इसमें जो रहेगा आपका इनकम टैक्स में पूरा जो भी आपका पढ़ाई होगा आज की डेट में, वो सारा चीज़ आपके सिर्फ एग्जाम के लिए काम आएगा। जो हम लोग साल भर पढ़े हैं, पूरा बीकॉम फाइनल ईयर बोलिए, एमकॉम बोलिए, सबके लिए काम आएगा। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे इसमें रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, इसमें हम लोग इनकम टैक्स क्या होता है, हम लोग जो भी इनकम गेन करते हैं उस इनकम के बेस में गवर्नमेंट को हम लोग कुछ परसेंट एज ए टैक्स पे करते हैं, कुछ अमाउंट पे करते हैं, जिसको गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट के लिए या हमारे लिए सोशल वर्क के लिए यूज़ करता है, जिससे हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, हमारा कंट्री जो है प्रोग्रेस कर सकता है। तो उसके लिए हमको टैक्स देना पड़ता है। पहले ये होता था कि फॉरेन से बहुत लोग इंडिया आते थे, बिजनेस करते थे, यहाँ से पैसा लेकर के इनकम जनरेट करके बाहर चले जाते थे, इंडिया को कुछ भी नहीं मिलता था। इसलिए बाद में इनकम टैक्स में ये रूल आया कि जो भी पर्सन इंडिया में इनकम गेन करेगा उस पर्सन को इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स लेने के लिए पर्सन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक आपका ऑर्डिनरी पर्सन, एक नॉट ऑर्डिनरी पर्सन और एक आपका नॉन रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना, और एक आपका नॉन रेसिडेंट। ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और एक नॉन रेसिडेंट। इनको कैटेगरी करने के लिए 2 रूल बनाए गए, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन के अंदर आपका 2 रूल है। पहला रूल ये है कि प्रीवियस ईयर में उसको कम से कम 182 दिन 182 डेज इंडिया में होना चाहिए। कम से कम मतलब 182 दिन भी रह सकता है या 182 दिन से ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन 182 दिन से कम नहीं हो सकता है। दूसरा रूल ये बोला गया कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन और उसके पहले 4 साल में कम से कम 365 दिन उसको इंडिया में रहना चाहिए। 2 बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन है, पहला कंडीशन प्रीवियस ईयर में उसको 182 डेज और मोर, और सेकेंड कंडीशन में 60 डेज और मोर और 365 डेज इन लास्ट प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। पिछले 4 साल में कम से कम 365 दिन उसको इंडिया में रहना चाहिए। 2 एडिशनल कंडीशन बनाया गया। और एक 2 आपका एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन में क्या है, कम से कम पिछले साल को छोड़कर उसके पिछले 7 साल में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए, है ना, और पिछले साल को छोड़कर उसके पहले के 10 साल में कम से कम 2 साल भारत का रेसिडेंट होना चाहिए। इंडिया का रेसिडेंट पिछले साल को छोड़कर, मतलब प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा ईयर जो बीत गया 15-16, है ना, 15-16 को छोड़ के उसके पहले 10 साल में कम से कम 2 साल इंडिया में रेसिडेंट होना, या 7 साल में कम से कम 730 दिन इंडिया में रहना। जो पर्सन कम से कम किसी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल करता है और दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करता है, वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाता है। कम से कम कोई एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। और जो पर्सन बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है लेकिन एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, वो इंडिया का नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। और जो पर्सन बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता है, वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट होता है। ये रूल उनके लिए है जो फॉरेन से इंडिया आना जाना करते रहते हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ इंडिया में ही हम लोग बाई बर्थ यहीं से रह रहे हैं या हमारे कई पूर्वज यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग इंडिया से बाहर नहीं जाते हैं, तो हमारे लिए ये रूल नहीं है। ये रूल उनके लिए जो फॉरेन से इंडिया आना जाना करते हैं, यहाँ बिजनेस करते हैं, बाहर में बिजनेस करते हैं और इंडिया में पैसा गेन करते हैं। ठीक है, तो 2 बेसिक कंडीशन है और 2 एडिशनल कंडीशन है। बेसिक कंडीशन में कम से कम कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है और दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करता है, वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है। जो पर्सन बेसिक कंडीशन दोनों में से कम कोई एक फुलफिल करता है और एडिशनल नहीं करता है, वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है।
और जो पर्सन बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता है वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट होता है। अब इनके बेस पे आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है। टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए रूल पढ़ाया गया है कि इंडिया का ऑर्डिनरी पर्सन चाहे दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई इनकम गेन करता है तो उसके बदले इंडिया में उसको टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव किया गया हो या इंडिया में अर्न किया गया हो, है ना, या फॉरेन में गेन किया गया हो, फॉरेन में रिसीव किया गया हो, इंडिया लाया हो चाहे ना लाया हो, है ना, ऑर्डिनरी पर्सन को पूरे इनकम पे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता है। नॉट ऑर्डिनरी जो होता है उसको ऐसा इनकम जो इनकम इंडिया में रिसीव किया है, इंडिया में अर्न किया है, इंडिया, है ना, चाहे इंडिया का इनकम वो फॉरेन में रिसीव किया हो, इंडिया के हर इनकम पे टैक्स लगता है। और फॉरेन का इनकम जो इंडिया में रिसीव करता है वो उसके लिए टैक्सेबल होता है। और ऐसा बिजनेस जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है, जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, वो नॉट ऑर्डिनरी टैक्सेबल होता है। मतलब हर वो इनकम जो इंडिया में रिसीव है या इंडिया से अर्न किया गया है उस पे इनकम पे टैक्स है। और ऐसा फॉरेन इनकम जो कंट्रोल इंडिया से होता है, जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है, वो नॉट ऑर्डिनरी टैक्सेबल है। नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल है इंडिया में जो वो इंडिया में गेन करता है या इंडिया में रिसीव करता है। इंडिया में रिसीव करने का मतलब चाहे वो इंडिया का इनकम इंडिया में रिसीव करे या फॉरेन का इनकम इंडिया में रिसीव करे, कोई भी इनकम अगर वो इंडिया में रिसीव करता है, या रिसीव करने का मतलब फर्स्ट टाइम रिसीव से है। इनकम लाना कहीं से इनकम नहीं माना जाता, लाना अलग चीज होता है, लेकिन जहां पर उसको फर्स्ट टाइम रिसीव किया जाता है उसको वहां की इनकम मानी जाती है। तो यहां पर रिसीव करने का मतलब होता है फर्स्ट टाइम रिसीव करना। तो अगर आपने कोई इनकम फॉरेन में जनरेट किया लेकिन इंडिया में रिसीव करा तो इंडिया में टैक्सेबल है। हम लोग फॉरेन का नहीं पढ़ रहे हैं, इंडिया पढ़ रहे हैं, इसलिए इंडिया के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो इंडिया का इनकम निकालने के लिए रूल है आपका कि कोई भी इनकम जो आप इंडिया में गेन कर रहे हैं, चाहे उसको आप दुनिया में कहीं पर भी रिसीव करो, तीनों आदमी के टैक्सेबल। मतलब आप यहाँ पैसा कमा लिए हैं और आप अमेरिका में उसको रिसीव कर रहे हैं या जापान में कर रहे हैं या कहीं पर भी कर रहे हैं, तो तीनों आदमी टैक्सेबल होगा, चाहे आप ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। फॉरेन का इनकम है, अगर उसको फर्स्ट टाइम आप इंडिया में रिसीव कर रहे हैं तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, है ना। अगर कोई भी फॉरेन का इनकम है जिसको आप फॉरेन में रिसीव करते हैं, फॉरेन में ही एक्सपेंस कर लेते हैं, इंडिया नहीं लाते हैं, तो सिर्फ ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी का रूल है कि दुनिया में कहीं भी कमाएगा टैक्सेबल होगा, इसीलिए ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होगा ये। अगर कोई ऐसा फॉरेन का इनकम है जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है, कंट्रोल इंडिया से होता है, वो नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होगा। मतलब ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी दोनों के टैक्सेबल होते हैं। तो ये रूल आपके जो है रेसिडेंटेंस टैक्स लायबिलिटी में है। तो आपको यहां पर दिन गिनना है कि कोई भी आदमी कितने दिन तक इंडिया में रहा। उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस दिन वो इंडिया में आता है उसको भी उस दिन में काउंट करना रहता है, और जिस दिन वो इंडिया से बाहर जाता है उसको भी इंडिया में काउंट करना पड़ता है। कोई डाउट है? जितना पढ़ाए थे आ गया ना। सेकेंड टॉपिक चालू कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो अभी बना नहीं रहा है, उसका क्वेश्चन तो बना हुआ है ना कॉपी में। हाँ, तो उसके बाद दूसरा रूल है आपका सैलरी, दूसरा हेड सैलरी का है। इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है किसी भी पर्सन के इनकम के लिए 5 हेड दिया हुआ है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कोई भी पर्सन अगर इनकम लेता है तो 5 हेड में से लेता है। 5 हेड में पहला इनकम आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तीसरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, चौथा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। पांचों हेड मिलाकर के जो आपका टोटल इनकम निकलता है उसी को हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। और ग्रॉस टोटल इनकम में से जितने भी आपकी डिडक्शन होते हैं एटीसी से लेकर एटीयू तक, उसको लेस करने के बाद जो आपका अमाउंट बचता है उसको अपन टैक्सेबल इनकम कहते हैं। फिर उसके बाद
उस पर टैक्स निकलता है। इसलिए सबसे पहला हेड आपका जो है उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी है। सैलरी के अंदर आपका जो है बेसिक सैलरी, डीए, डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे, कमीशन, बोनस, आपका हाउस रेंट अलाउंस या रेंट फ्री हाउस, या आपका कंसेशनल हाउस रेंट, आपका कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, आपका अलाउंसेस, कार, परक्यूसाइट्स, मेडिकल, सारे चीजों को ऐड करने से जो अमाउंट आता है उसी को अपन लोग ग्रॉस सैलरी कहते हैं। इसमें से डिडक्शंस लेस करते हैं। डिडक्शन में आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस और आपका प्रोफेशनल टैक्स जो आता है वो आपका टैक्सेबल सैलरी होता है। बेसिक सैलरी आपको जो है वो पर मंथ में दिया रहेगा, इसमें तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। डियरनेस पे या डियरनेस अलाउंस भी आपको पर मंथ में देता है या सैलरी पे डिपेंड होता है कि सैलरी का 10%, सैलरी का 45% जो भी दिया रहेगा वो लेना है। फिर उसके बाद आपका कमीशन आपको सीधा अमाउंट दे देगा, इतना रुपए कमीशन है, या आपको दे देता है कि आपको परसेंट पे देता है कि 10 लाख का सेल है तो 1% या 2% कमीशन है, या तो आपको दे देगा कि आपके बेसिक सैलरी के 2 महीने के बराबर कमीशन है या 3 महीने के बराबर कमीशन है। तो कमीशन को देने के 3 तरीके, या तो डायरेक्ट अमाउंट है, या तो सेल और परसेंट का बेसिस रहेगा, या तो आपको सैलरी के बेस पे होता है कि 2 मंथ के सैलरी के बराबर कमीशन निकलता है तो आपको कमीशन। बोनस डायरेक्ट अमाउंट होता है। आपको मकान के बारे में फैसिलिटी है ना, परक्यूसाइट्स मिलते हैं, मकान और कार। उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जितने भी अलाउंस होते हैं। अलाउंस के अंदर आपके 3 टाइप के अलाउंस हैं, एक आपका फुली टैक्सेबल अलाउंस होता है, एक पार्शियल होता है, एक आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस के अंदर में आपका जो है वो डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे होता है, जितना मिलेगा पूरा टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस होता है, जितना मिलेगा पूरा टैक्सेबल है ना। टिफिन अलाउंस होता है, पूरा टैक्सेबल है। सर्वेंट अलाउंस होता है, पूरा टैक्सेबल है ना। तो ये आपके फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस जितने भी हैं वो पूरा आते हैं। पार्शियल टैक्सेबल अलाउंस जिसका कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है और कुछ पोर्शन एग्जेम्प्टेड होता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, कुछ पोर्शन टैक्सेबल है, कुछ आपका एग्जेम्पशन मिलता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस का करते हैं जिसका कुछ पोर्शन टैक्सेबल है, कुछ पोर्शन आपका एग्जेम्पशन होता है ना। तो ये आपके पार्शियल के अंदर आते हैं। फुल्ली एग्जेम्प्टेड भी दिए हुए हैं, जो फॉरेन के जितने अलाउंसेस होते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड में आते हैं। तो आपके ये सब आ जाएंगे। कार, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल में भी आपका रूल है कि अगर मान लीजिए इसके लिए एक रूल पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सैलरी निकालेंगे। इसमें सबसे पहले आपका मेन कैलकुलेशन जो आएगा वो आपके मकान के बारे में आएगा। मकान में आपको एक रेंट फ्री हाउस, कंसेशनल हाउस रेंट या हाउस रेंट अलाउंस 3 टाइप का मिलेगा। रेंट फ्री हाउस और कंसेशनल हाउस रेंट, इसके लिए आपको जो है 15% या 10% या 7.5% ऑफ सैलरी, ये जो निकलेगा वो आपका अनफर्निश्ड हाउस रहेगा। अनफर्निश्ड हाउस मतलब जिसमें आपको क्वेश्चन में फर्नीचर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो अनफर्निश्ड हाउस है ना। तो 15%, 10% या 7.5% डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। जिस सिटी में आपको मकान की फैसिलिटी दी गई है, अगर वहां का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी है। अगर 25 लाख से कम है और 10 लाख से ज्यादा है तो आपको 10% ऑफ सैलरी है। अगर पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी है ना। पॉपुलेशन बेस्ड है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको 15% ऑफ सैलरी ही चार्ज करना है।
सैलरी का मीनिंग यहां पर आपको जो है बेसिक सैलरी प्लस डीए, वो भी तब लेना है जब वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर डीपी दिया है तो पूरा डीपी लेना है डीएनएस पे, प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंस। इनका जो टोटल आएगा वही सैलरी होगा। बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट प्लस अगर डीएनएस पे दिया है तो फुल अमाउंट प्लस अदर टैक्सेबल अलाउंस। टैक्सेबल अलाउंस कहने का मतलब मेडिकल अलाउंस आपका है ना, आपको एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, जितने टाइप के अलाउंस क्वेश्चन में दिए रहेंगे, सर्वेंट अलाउंस, सारे अलाउंस को ऐड करके लेना है जो टैक्सेबल है। प्लस अगर फर्नीचर दिया है तो फर्नीचर के कॉस्ट का 10%, या फिर अगर रेंट दिया है तो आपका रेंट, फुल रेंट, तब आपका जो आएगा वो आपका रेंट फ्री हाउस का कॉस्ट निकलता है ना। अगर क्वेश्चन में दिया है कि फर्नीचर का ऑनर कंपनी है तो फर्नीचर का 10% लगता है। अगर फर्नीचर को रेंट पे लेकर अगर आपको दिया गया है तो फर्नीचर का फुल रेंट चार्ज करते हैं, है ना। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जब आप 10%, 15% या 7.5% निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि अगर उस बिल्डिंग का ऑनर कंपनी नहीं है तो उस कंडीशन में एक्चुअल रेंट जो कंपनी पे कर रहा है वो या फिर 15% या 10% या 7.5%, दोनों में जो कम रहता है उसको चार्ज करते हैं। ये कंडीशन तभी आएगा जब आपका बिल्डिंग का ऑनर कंपनी नहीं है, वो किसी और से रेंट पर लेकर के अपने एम्प्लॉय को देता है, तो उस कंडीशन में कंपनी जो रेंट पे कर रहा है वो अमाउंट या फिर ये परसेंट, दोनों में जो कम रहेगा उसको चार्ज कर रहा है ना। फर्नीचर अगर दिया है तो फर्नीचर का 10% चार्ज करना है। अगर फर्नीचर कंपनी का नहीं है तो रेंट पे लिया है तो पूरा रेंट चार्ज करना है। तो जो अमाउंट आएगा वो आपका रेंट फ्री हाउस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कंसेशनल हाउस रेंट होता है। कंसेशनल हाउस रेंट निकालने के लिए भी सैलरी का मीनिंग सेम रहेगा, यहां तक के प्रोसेस सेम रहेंगे। कंसेशन का मतलब होता है कि कंपनी आपको मकान दे रहा है लेकिन जितना उसका मार्केट का रेंट है या जितना रेंट वो पे करता है उससे कम चार्ज आपसे ले रहा है, तो उसमें भी आपको 10% ऑफ सैलरी या 15% या 7.5%, फर्नीचर के कॉस्ट का 10%, उसके बाद इसमें आप माइनस कर देंगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका कंसेशनल हाउस रेंट हो जाएगा। मतलब प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, जितना एम्प्लॉयर जो है वो रेंट पे करेगा उतना आप माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा है ना, जितना उसके सैलरी से कट रहा है उतना माइनस कर दीजिए, कंसेशनल हाउस रेंट हो जाता है। तो ये आपका रेंट फ्री हाउस और कंसेशनल हाउस रेंट है। बस ये तो कमाल है मेरा लास्ट टाइम है ना। हाँ, उसके बाद तीसरा है आपका HRA, हाउस रेंट अलाउंस। इसको नोट कर लिए, लिखा हुआ तो है कॉपी में, इसलिए कंटिन्यू चलने दो। अरे थे अगली 2 दिन बाद मिल जाएगा रे। ओके फिर उसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए आपको जो फॉर्मेट लिखाया गया है उसमें आपका एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड माइनस विच एवर इज लेस। फर्स्ट आपका एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस, सेकेंड एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी
थर्ड 40% ऑफ सैलरी नॉर्मल सिटी के लिए और 50% ऑफ सैलरी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई मेट्रो सिटी के लिए। तीनों में जो कम रहेगा वो अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपका जो निकलेगा वो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस है ना। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस अगर डीएनएस पे दिया है तो प्लस कमीशन फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। सिर्फ 3 चीज का टोटल आता है ना। इनका जो टोटल आएगा वो आपका सैलरी होगा, उसका 50% और 40% या 50% जो भी आएगा उसको लेना है। हाउस रेंट अलाउंस जब दिया रहेगा ना कि 10 लाख का 2% कमीशन है तभी लेना है। अगर सीधा कमीशन का अमाउंट दे दिया तो नहीं आता, या 2 महीने के सैलरी के बराबर कमीशन है बोलेगा तो भी नहीं आएगा। जब तक वो सेल के बेस पे नहीं निकलेगा तब तक उस कमीशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। 2% ऐसे लिखना रहेगा कमीशन और मतलब तो ले लेंगे उसको। परसेंट में ही होगा। हाँ तभी आएगा, डायरेक्ट अगर कमीशन है तो नहीं आएगा। हो गया, ये हुआ आपका मकान के बारे में। हो गया, जल्दी नोट करो। हाँ ठीक है, हो गया ना। उसके बाद प्रोविडेंट फंड। कंट्रीब्यूशन इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन करेंगे उसमें 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट, मतलब उसके सैलरी के 12% तक जो कंट्रीब्यूशन होता है ऑनर्स का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय खुद का कंट्रीब्यूशन करेगा तो 100% एग्जेम्प्ट है। अगर उसके सैलरी से कट रहा है, खुद ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसका एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा पूरा एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर उसका एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके सैलरी के 12% तक का अमाउंट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। और सैलरी का मतलब यही है, मतलब आपका प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूशन का सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस के लिए जो सैलरी का मीनिंग होता है दोनों सेम होता है। तो यहां पर जब 12% निकालेंगे सैलरी का, है ना, वो इन चारों के टोटल के 12% तक एग्जेम्प्ट है। वो भी सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना। और इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ अगर दिया है तो वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। तो 9.5% ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल होगा, उससे ज्यादा रहेगा तो टैक्सेबल है, उससे कम है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर एक कैलकुलेशन होता है आपका कार के बारे में। कार के बारे में आपको मिलेगा, एक लार्ज कार होता है और एक स्मॉल कार होता है। अगर स्मॉल कार दिया गया है और वो ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज होता है तो उस कंडीशन में अगर उसका खर्चा एम्प्लॉयर बेयर करता है तो कितना रुपए टैक्सेबल होता है, और एम्प्लॉय करेगा तो कितना आएगा। स्मॉल कार एम्प्लॉयर बेयर करेगा तो 1800, लार्ज कार में 2400, स्मॉल कार मैं क्या पूछ रहा हूं, कार है, स्मॉल कार है और उसका खर्चा एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है 1800, 1800 पर मंथ। और अगर एम्प्लॉय बेयर करेगा तो 600 रुपए पर मंथ, है ना। अगर लार्ज कार है
तो एम्प्लॉयर बेयर करेगा तो 2400 रुपये पर मंथ, और अगर एम्प्लॉय करेगा तो 900 रुपये पर मंथ। अगर ड्राइवर दिया है तो उसके दोनों कंडीशन के लिए 900 रुपये पर मंथ आएगा ना। तो कार है, अगर वो ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज आता है तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर अगर बेयर कर रहा है तो 1800 रुपये पर मंथ, एम्प्लॉय करता है तो 600 रुपये पर मंथ। अगर वो लार्ज कार है, एम्प्लॉयर अगर एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है तो उस कंडीशन में 2400 रुपये और एम्प्लॉय करता है तो 900 रुपये। ड्राइवर रहेगा तो दोनों कंडीशन में 900 रुपये आएगा ना। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए वो कार जो है पूरा पूरा ऑफिशियल पर्पस में यूज होता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। कार अगर पूरा का पूरा ऑफिशियल पर्पस में यूज हो रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको कार का कॉस्ट दिया रहता है तो उसमें कार के एक्सपेंसेस निकालने पड़ते हैं, तो एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपको कार का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है 10% के रेट से। तो कार का डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद कार का ड्राइवर का एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस सबको ऐड करते हैं तो जो कास्ट आता है वो उसका एक्सपेंसेस होता है, पढ़े है ना। तो जब कार का कॉस्ट दिया रहेगा वहां पर आपको पर्सनल यूज 2 टाइप का कार दिया था एक क्वेश्चन में, जिसमें लिखा था आपका एक 6 लाख रुपए का, एक 3 लाख रुपए का है। उसमें कार का डेप्रिसिएशन लगाना है, उसमें कार के एक्सपेंसेस दिए रहते हैं। उसमें 2 कार में से आपको चॉइस करना पड़ता है कि कौन सा पर्सनल है कौन सा ऑफिशियल है। क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं है कि वो ऑफिशियल है कि पर्सनल है। तो उस कंडीशन में आपको जो है ये देखना पड़ता है कि जो कार महंगा है या जिसमें खर्चे आपके ज़्यादा लगते हैं उसको पूरा का पूरा आप ऑफिशियल पर्पस के लिए मानते हैं, और जिसका कार का कीमत अगर कम है तो उसको पूरा का पूरा आप किसे मानते हैं, पर्सनल के लिए। और उसमें फिर आपका जो रूल लगता है 600-800 वो लगेगा। तो कार का अगर कहीं पर भी मेंशन नहीं है तो उस कंडीशन में जो उसमें जितने एक्चुअल में खर्चे हैं वो अगर ज्यादा है तो उसको पूरा का पूरा क्या मान लेना है, आपको ऑफिशियल मान लेते हैं। ठीक है, कार के बारे में। इसमें आपको डिडक्शन, बाकी सब एक्सपेंसेस तो मल्टीप्लाई करना है इंटू 12 क्योंकि पर मंथ में दिया रहता है। आपको मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में देखना है कि मेडिकल अलाउंस अगर दिया रहता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस अगर दिया हुआ है तो मेडिकल एक्सपेंसेस में आपको देखना पड़ता है कि अगर जिस हॉस्पिटल में वो खुद या उसके फैमिली का कोई मेंबर अगर ट्रीटमेंट कराता है और वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या ऐसा हॉस्पिटल जिसका ऑनर कंपनी है तो वहां का एक्सपेंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट कराते हैं और उसका खर्चा कंपनी बेयर करता है तो 15,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, उससे ज्यादा होता है तो टैक्सेबल हो जाता है ना। साल में एक बार एलटीसी की सुविधा मिलती है, अगर वो इंडिया के अंदर कहीं पर भी घूमने जाता है और उसका खर्चा कंपनी बेयर करता है तो वो सारे एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, है ना। उसके बाद आपका फ्री लंच या फ्री फूड की सुविधा अगर आपको कंपनी के टाइम में मिल रहा है तो 60 रुपीज पर डे पर मील आपका एग्जेम्प्ट होता है, 50 रुपीज पर डे, है ना। तो 50 रुपीज आपका एग्जेम्प्ट होता है ना। आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है। इंटरटेनमेंट का अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए या सेमी गवर्नमेंट के लिए इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता है ना। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन देने के लिए रूल होता है कि उसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये होता है कि एक्चुअल अमाउंट जो उसको मिल रहा है वो, दूसरा अमाउंट आपका सैलरी का 20% या तीसरा मैक्सिमम 5,000 विच एवर इज लेस। तीनों में जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। आ गया? कोई टॉपिक बचा सैलरी का है? आरपीएफ तो बता दिए, अनरिकॉग्नाइज्ड तो आता ही नहीं है। अभी रुको ना, जगने भी सैलरी हुआ है, हो गया ना। तो सैलरी टॉपिक में इतने आते हैं, इनको सबको ऐड करना है। कंफ्यूजन पॉइंट सिर्फ इतना ही है तुम्हारा, या तो मकान में आता है, या तो कार में आता है, या तो आपको प्रोविडेंट फंड में आता है। एजुकेशन अलाउंस या एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन अलाउंस और एजुकेशन फैसिलिटी में होता है कि अगर मान लीजिए एजुकेशन अलाउंस दिया है तो 100 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट है ना। और एजुकेशन फैसिलिटी दिया है जिसमें बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो वहाँ 1000 रुपीज पर मंथ पर चिल्ड्रन, वहाँ मैक्सिमम नहीं है,
अगर 2 बच्चे रहेंगे तो 2, 3 रहेंगे तो 3, पूरे टैक्सेबल है ना। और लेकिन अगर एजुकेशन अलाउंस लिखा है तो 100 रुपए पर मंथ पर चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल अलाउंस के लिए आपको 300 रुपीज पर चिल्ड्रन, है ना, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। क्लीनिंग अलाउंस मिलता है ना, वर्दी क्लीनिंग के लिए, पुलिस के लिए, ये सब के लिए मिलता है। तो उसमें एक्चुअल में जितना आप खर्च करते हैं क्लीनिंग के लिए उतना एक्सपेंसेस होगा, बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। कहीं पर आपको आने जाने के लिए ट्रैवल अलाउंस मिलता है, जो ऑफिशियल पर्सन के काम के लिए होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, और उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट बचता है वो टैक्सेबल हो जाता है, होता है ना। तो जितने आपको ऑफिशियल से रिलेटेड होते हैं एक्सपेंसेस वो सब एग्जेम्प्ट है, और उसके बाद जो पर्सनल में आप यूज करेंगे वो पूरा टैक्सेबल है। हो गया? अब वो तो निकालना है, उसको तो रूल थोड़ी है वो। यहाँ पर मैं भी सिर्फ रूल बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या कैलकुलेशन करना है। हाँ वो तो सब टैक्सेबल है? अभी किसी प्रॉपर्टी को बेचोगे तो मूवेबल एसेट्स बिकेगा ना, कि कार को बेचना, कार को अपन बेच देते हैं। कार के लिए भी रूल होता है कि अगर उसमें एंडिंग ईयर में अगर कार आपके पास नहीं है तो उसका कैलकुलेशन नहीं करते। जैसे 31 मार्च की डेट में अगर आपके पास कार नहीं है, कार को आपने सेल कर दिया है, तो वो कार की फैसिलिटी उसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी दिए तब तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर खुद की कार अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और कार को आप बेच दे रहे हैं तो कार का जो सुविधा है वो टैक्सेबल नहीं होता है। लोन के रहता है कि लोन आपको एजुकेशन लोन वगैरह है। लोन रहता है कि अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी से लोन लिए ना, उसके लिए होगा कि अपने एजुकेशन के लिए या किसी सामान को खरीदने के लिए, अगर आपने मकान खरीदने के लिए लोन लिया है ना, उसका अमाउंट टैक्सेबल होता है। उसमें तो खैर टैक्सेबल है, उसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं। कैलकुलेशन सिर्फ आपको इतना ही करना है इसमें। हाँ सब में लेते हैं। अरे तो उसमें डी अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता ना, नहीं लेते उसको। भाई जिसमें अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा उसमें लेना है। लेकिन क्वेश्चन में डीए दिया है लेकिन उसके सामने में अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा है तो नहीं लेते। लेकिन रूल तो यही रहेगा। हो गया? चलो उसके बाद अगला टॉपिक। हाँ जल्दी मिटा। रिटायरमेंट को पढ़ रहे होगे तुम? पढ़ रहे हो? क्या होता है रिटायरमेंट? छुट्टी हो जाता है। रिटायरमेंट में छुट्टी हो जाता है? सेवानिवृत्ति। रिटायरमेंट में आप पढ़ोगे तो आपको 3 पॉइंट पढ़ने हैं। एक आपका ग्रेजुएटी, पेंशन और लीव इनकेसमेंट, है ना। ग्रेजुएटी के लिए आपको जो है 3 टॉपिक है, 2 टॉपिक है उसमें। एक कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट है, एक नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट है। ग्रेजुएटी एक्ट में आपको अगर कवर्ड दिया हुआ है तो उसके अंदर आपके 3 कंडीशन है। ग्रेजुएटी, शांति से देखो, है ना। तो ग्रेजुएटी के लिए आपको 2 कंडीशन दिया गया है। कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट 1972 लिखा होगा, एक नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुएटी एक्ट है। उसके अंदर आपके 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है अगर कवर्ड है तो उस कंडीशन में एक्चुअल अमाउंट जो वो रिसीव कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन दिया गया है जिसमें आपको 15 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट मंथ ड्रॉन दिया ना, 15 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट मंथ ड्रॉन। और तीसरा है मैक्सिमम आपका जो है 10 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। 15 डेज सैलरी कहने का मतलब क्या होता है कि जितने साल आपने सर्विस किया है उसके बेस पे 15 दिन का सैलरी निकालना है। उसके लिए लास्ट मंथ ड्रॉन कहने का मतलब बेसिक सैलरी और डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो इंक्लूड करना ही पड़ता है ना। जब अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा या नहीं रहेगा, दोनों कंडीशन में आप क्या करेंगे, डीए को इंक्लूड करना है सैलरी का मीनिंग निकालने के लिए। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन
तीनों के टोटल को लेंगे इंटू 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर, जितने साल आपने सर्विस को कंप्लीट किया है। कंप्लीट करते हैं तो आप देखेंगे कि 15 साल 6 महीना, 15 साल 8 महीना, तो उसको राउंड अप करके 16 साल ले लेते हैं। कवर्ड में 6 महीने से ज़्यादा होता है तो वो 1 साल आगे बढ़ा लिया जाता है, कवर्ड कर दिया जाता है। अगर वो 6 महीने से कम ड्यूरेशन होता है, 15 साल 4 महीना, 15 साल 3 महीना, 15 साल 5 महीना, तो 15 साल ही लेते हैं। मतलब जब वो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर कवर्ड है, तो अगर आपका कंप्लीटेड सर्विस ईयर जो है, अगर ईयर और मंथ जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा है तो वो 1 साल आगे बढ़ जाता है। अगर वो कम है तो उसको जितने एक्चुअल में कंप्लीटेड ईयर है उतना ही लिया जाता है। अगर वो नॉट कवर्ड है, ग्रेजुएटी एक्ट नॉट कवर्ड है, तो नॉट कवर्ड के कंडीशन में आपको बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन फिक्स % टर्नओवर, तीनों को ऐड करके इंटू 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर। यहां पर कंप्लीटेड ईयर में राउंड अप नहीं करते हैं, चाहे वो 6 महीने से कम हो चाहे वो 6 महीने से ज्यादा हो। ठीक है, तो 2 कंडीशन रहेगा। अगर वो कवर्ड है तो आपको राउंड अप करना पड़ेगा, अगर कवर्ड नहीं है तो ईयर राउंड अप नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद दोनों में आपका मैक्सिमम लिमिट 10 लाख है। दोनों में पहला पॉइंट एक्चुअल रिसीव है, मतलब आपके 3 कंडीशन है, एक्चुअल अमाउंट 15 डेज सैलरी और मैक्सिमम 10 लाख रुपए, ये कवर्ड है ना। एक्चुअल अमाउंट हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी और मैक्सिमम 10 लाख। तीनों में जो कम रहता है वो एग्जेम्प्ट रहता है, बाकी जो बचता है वो टैक्सेबल होता है ना। मतलब डिफरेंस पॉइंट क्या है, एक में आपको 15 दिन का सैलरी निकालना है और एक में आपको 10 महीने का एवरेज सैलरी निकालना है और उसका हाफ लेना है। रूल आपका जो है वो हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी नॉट कवर्ड, 15 डेज सैलरी कवर्ड, बाकी एक्चुअल सैलरी दोनों में है और 10 लाख रुपए मैक्सिमम दोनों में है। ये आपका ग्रेजुएटी का डिफरेंस है कवर्ड और नॉट कवर्ड में। फिर उसके बाद आपका आता है एक पेंशन। पेंशन के अंदर भी 2 कंडीशन है। आपको 2 कंडीशन कहने मतलब ये कि जो नॉन गवर्नमेंट है या प्राइवेट है उनके लिए है, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी ग्रेजुएटी का अमाउंट मिलता है, जो भी पेंशन का अमाउंट मिलता है, जो भी लम सम अमाउंट मिलता है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। चाहे वो आपका ग्रेजुएटी हो, चाहे पेंशन हो, चाहे वो लीव इनकेसमेंट हो, है ना। जो भी अमाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन बाकी जो सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है उनके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब पेंशन जब मिलेगा तो पेंशन में भी आपको देखोगे कि उसमें हम लोग 2/3 या 1/3 या हाफ कम्यूटेड करा लेते हैं, तो क्वेश्चन में आपको मिलेगा कम्यूटेड पेंशन, है ना। तो जो भी कम्यूटेड पेंशन हम निकालेंगे, अगर आपको ग्रेजुएटी मिल रहा है तो ग्रेजुएटी मिलने के कंडीशन में कम्यूटेड पेंशन का कितना एग्जेम्प्ट होता है, हाँ जी 1/3, है ना। मतलब अगर आपको ग्रेजुएटी मिल रहा है तो कम्यूटेड पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट होता है, और ग्रेजुएटी अगर नहीं मिल रहा है तो कम्यूटेड पेंशन का हाफ अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। तो आपको क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि ग्रेजुएटी मिल रहा है कि ग्रेजुएटी नहीं मिल रहा है। ग्रेजुएटी मिल रहा है तो 1/3 एग्जेम्प्ट है, और ग्रेजुएटी नहीं मिल रहा है तो हाफ अमाउंट एग्जेम्प्ट है ना। वैसे ही लीव इनकेसमेंट आता है। लीव इनकेसमेंट निकालेंगे तो उसमें आपके 4 कंडीशन मिलेंगे, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन बाकी में आपको जो है 4 पॉइंट मिलेगा। एक्चुअल अमाउंट जो मिल रहा है आपको वो रहेगा पहला पॉइंट। दूसरा आपका होता है 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ एवरेज सैलरी। थर्ड होता है आपका सैलरी फॉर अनअवॉइड लीव, जितने महीने आपने छुट्टी नहीं लिया उतने महीने का सैलरी। और चौथा अमाउंट होता है मैक्सिमम आपको 3 लाख रुपए तक। तीनों में जो एग्जेम्प्ट रहे, चारों में जो एग्जेम्प्ट रहेगा, जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, है ना। तो यहां पर भी आपको 10 महीने का एवरेज सैलरी निकालना पड़ेगा, और 10 महीने का एवरेज सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन, है ना। तीनों को ऐड करके आपका सैलरी निकलेगा।
और अनअवॉइड सैलरी कहने का मतलब होता है कि आपको एक साल में 30 दिन का छुट्टी मतलब एक महीने का छुट्टी मिलता है। अगर आपने 25 साल सर्विस किया है तो आपको 25 महीने का सैलरी ड्यू है ना, लीव ड्यू है। अगर आपने 25 महीने में से मान लीजिए 10 महीने छुट्टी ले लिया है तो आपको 15 महीने का ऐसा छुट्टी है जिसको आपने नहीं लिया, तो उस 15 महीने का सैलरी आपको एवरेज सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट करना है ना। जैसे आपको एक साल में एक महीना, 25 साल अगर आपने सर्विस दिया तो 25 महीना, और 25 महीने में से आपने मान लीजिए 10 महीने छुट्टी ले लिया, 15 महीने नहीं लिया, तो 15 महीने का सैलरी निकालना पड़ेगा। किसके बेस पे निकालोगे? जो 10 मंथ का एवरेज सैलरी आप निकालोगे उसके बेस पे। तो 4 कंडीशन निकालने हैं। पहला एक्चुअल अमाउंट, दूसरा आपको 10 मंथ सैलरी, ये फिक्स है ना, 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ एवरेज सैलरी, और थर्ड है आपका अनअवॉइड सैलरी, और फोर्थ है आपका मैक्सिमम 3 लाख रुपए। चारों में जो कम रहेगा वो एग्जिम्ट है, बाकी टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट उसमें मिलेंगे, 3 पॉइंट मेन, ग्रेजुइटी, पेंशन और लीव इंकेसमेंट, और बाकी सब सेम रहेगा। बस जो कंपनसेशन आया था इसमें 5 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट हो जाता है कंपनसेशन के लिए। ठीक है, अब उसके निकालो हाउस प्रॉपर्टी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स, एनुअल वैल्यू, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, इतना ही बनता है, याद है ना। इसमें आपको जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 कंडीशन है, कंट्रोल बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, कवर्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। उसमें आपका एक्चुअल रेंट, सबसे पहले आप फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और आपका एक्चुअल रेंट। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, whichever is greater, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट whichever is less, ये चेंज हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट whichever is greater, इसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हो गया। तो फेयर रेंट मतलब वो रेंट जिसका अनुमान लगाया जाता है कि किस लोकेशन में मकान का रेंट कितना होगा, यह अनुमान है। म्युनिसिपल डिसाइड करता है कि कितने बड़े मकान का कौन से लोकेशन में कैसा रेंट होना चाहिए, वो म्युनिसिपल वैल्यू है। स्टैंडर्ड रेंट जो गवर्नमेंट का रेंट कंट्रोल एक्ट है वो डिसाइड करता है कि कौन से लोकेशन का किस टाइप के मकान में कितना रेंट होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट है। और एक्चुअल रेंट जो उस बिल्डिंग का ऑनर जिस रेट पे आपको रेंट में दे रहा है वो आपका एक्चुअल रेंट है। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में जो ज्यादा रहेगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, क्योंकि ये गवर्नमेंट से डिसाइडेड रेंट होता है इसलिए इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए विच इज लेस। उसके बाद उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से जिसमें जो ज्यादा रहेगा, तो आपका जीएवी निकलता है। दूसरा होता है आपका नॉट कवर्ड। नोट कर रहे हो इसको?
तो है कॉपी में है। जल्दी फोटो ले मुझे आ रहा है, नहीं आएगा कैमरे में। हाँ, 1-2 दिन में आ जाएगा। हो गया। फिर उसके बाद आपका नॉट कवर्ड आ जाएगा। नॉट कवर्ड के अंदर हो गया ना, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू जो ज्यादा रहेगा उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल वाले से, जो ज्यादा रहेगा जेवी। सिर्फ एक बार मिटाने से काम नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये आपका नॉट कवर्ड। तो दोनों में से किसी एक तरीके से आपको जो है वो ग्रॉस वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका आता है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स का रूल ये होता है कि जितना रुपए उस बिल्डिंग का ऑनर खुद पे करेगा उतना रुपए ही डिडक्शन मिलेगा, और वो जितना पे करेगा पूरा डिडक्शन मिलेगा। चाहे वो इस साल का पे करे, पिछले साल का पे करे, अगले साल का एडवांस पे कर दे, जितना रुपए भी वो पे करेगा पूरा डिडक्शन मिलेगा। अगर वो आउटस्टैंडिंग है मतलब अनपेड है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। कोई टेनेंट अगर पे कर देता है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। मतलब ऑनर के अलावा कोई थर्ड पर्सन अगर उसको पे कर रहा है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, या अनपेड है तो नहीं मिलेगा, लेकिन उतना ही डिडक्शन मिलेगा जितना उसका ऑनर पे कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो एनुअल वैल्यू आएगा। एनुअल वैल्यू में आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, रख रखाव के लिए मिलता है। आपको क्वेश्चन में जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप इससे 30% से ज्यादा खर्चा करिए, चाहे 30% से कम करिए, आपको उसका कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। आप मकान को खरीदने के लिए, बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, किसी भी काम के लिए अगर लोन लेते हैं और उस लोन का एक्सपेंसेस एक्चुअल में आप मकान के ऊपर करते हैं तभी आपको इसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मकान के लोन लिए हैं और उसका खर्च किसी और काम के लिए करते हैं तो उसका डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है ना। अब इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए आपका रूल, अगर आप खुद के मकान में रहते हैं, कोई भी रेंट नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में उस मकान का एनुअल वैल्यू 0 होता है ना। जिस मकान में हम खुद रहते हैं उस मकान का कोई भी रेंट नहीं मिलता है तो उसका एनुअल वैल्यू 0 होगा और उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, सीधा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है। अगर आपने लोन लेने के लिए, मकान बनाने के जो लोन लिया है उसका डेट अगर 31 मार्च 99 से पहले का है तो मैक्सिमम लिमिट आपका 30,000 रुपए तक का है। और अगर आपने 31 मार्च 99 के बाद अगर लोन लिया है तो मैक्सिमम लिमिट कितना हो गया है? 2 लाख रुपए। अभी नए बजट में 2,50,000 है ना। हाँ, इसलिए अभी रूल याद रखोगे 2 लाख रुपए तक। तो लोन लेने का डेट अगर 31 मार्च 99 से पहले का है तो 30,000, और उसके बाद का अगर है तो 2 लाख रुपए। किसके लिए? जो बिल्डिंग सेल्फ ऑक्युपाइड है, जिसमें खुद रहते हैं, लेकिन जिस बिल्डिंग को आपने रेंट पे दिया है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी लिमिट नहीं है। जितना रुपए आप पे करेंगे पूरा डिडक्शन मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए आपको जिस डेट से आप लोन लेते हैं, मतलब मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल 2010 को आपने लोन लिया है, 1 लाख रुपए का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, और आपका मकान जो है वो जून 2014 में बनके तैयार हो गया, है ना। अभी हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो कौन सा है? 2015-16। इसमें हमको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। तो उस कंडीशन में 2010, 11, 12, 13 और 13-14 में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है? जून 14, 14-15 में आता है। कंप्लीट हुआ है 2014 और 2015 में, क्योंकि जून 14 है, इसलिए आपको कब तक लेना पड़ेगा? 13-14 तक। और इस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जिस ड्यूरेशन में आपका मकान अंडर कंस्ट्रक्शन था, कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 डिडक्शन मिलता है ना। इसलिए आपका इंटरेस्ट हर साल कितना रुपए लगेगा? 10,000। 1 लाख का 10%, तो 10,000, 10,000 और 10,000, 40,000 डिवाइडेड बाई 5,
8,000 और प्लस प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है 10,000 रुपये, तो दोनों मिला के कितना रुपए हो जाएगा आपका? 18,000 रुपये। तो आपको इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन कितना मिलेगा? 18,000 रुपये का। तो इसके लिए रूल आपको याद रखना है कि लोन लेने के डेट से जिस साल आपका मकान कंप्लीट हो रहा है उस साल तक के इंटरेस्ट का 1/5 डिडक्शन प्लस प्रीवियस ईयर का फुल इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए आपको पहले इस पीरियड को बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जिस ड्यूरेशन में आपका मकान इनकम्प्लीट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है, इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी इनकम नहीं हुआ है और उसका इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन उसके अगले 5 साल तक मिलता है। अगर मान लीजिए आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया वो उसके पहले अगर कंप्लीट करने बाद अभी हमारा प्रीवियस ईयर में 1/5 पोर्शन नहीं आ रहा है तो सिर्फ करेंट ईयर का डिडक्शन मिलेगा। मतलब मान लीजिए मकान आपका 2010 में कंप्लीट हो गया तो 5 साल मतलब 11, 12, 13, 14 तक आपका 1/5 पोर्शन खत्म हो गया, तो अभी 16, 17 में सिर्फ 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि जब मकान कंप्लीट हो रहा है उसके बाद भी 5 किस्त में हम लोग अभी 2016-17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा रट की मत चले जाने की 1/5 आता ही है। अगर उसका ड्यूरेशन 5 साल के बाहर आ रहा है तो आपको सिर्फ करेंट ईयर का ही इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन मिलेगा, बाकी नहीं मिलता है। उसके बाद माइनस कर दीजिए, आपका इनकम फ्रॉम एचपी आ जाएगा, है ना। और कुछ पोर्शन है इसमें, अब वो तो बाकी है कि आपका 1/3 और हाफ, है ना। अगर आपका एक मकान है, आधे में खुद रहता है, आधे में किराए पे दे दिया है, तो उसको खुद का कैलकुलेशन होता नहीं है। खुद का बिजनेस जिसमें कर रहा है उसका कैलकुलेशन इसमें करते नहीं है, क्योंकि जिसमें खुद का बिजनेस करेगा, बिजनेस के लिए रेंट पे दिया था हाउस एचपी है, लेकिन अगर खुद का बिजनेस उसमें अगर रन कर रहा है तो वो सेल्फ बिजनेस के लिए रहेगा, तो उसका कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होता है, सीधा कहाँ होता है? बिजनेस प्रोफेशन। ओके, हाँ ये सब में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एचपी का काम। बिजनेस प्रोफेशन, खुद का अगर बिजनेस प्रोफेशन है तो पूरा 0, लेकिन अगर बिजनेस प्रोफेशन के लिए किसी को रेंट पे दिया है तो टैक्सेबल। हाँ लगेगा, इंटरेस्ट तो सब में आएगा, लेकिन जिसमें कैलकुलेशन, क्योंकि हमको खुद का बिजनेस जिसमें कर रहा है उसका कैलकुलेशन ही नहीं करना है, उसमें तो इंटरेस्ट लोन लगेगा ही नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है तो उसमें तो आपको देखना पड़ेगा, मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख रुपए वाला रूल लगाना पड़ेगा, और अगर वो रेंट पे दिया है तो पूरा आएगा। ओके क्लियर। फिर आपका बिजनेस प्रोफेशन निकालो, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस प्रोफेशन के लिए जब बनाते हैं तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा। अगर प्रोफेशनल है तो उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना होता है कि जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला है वो रियल में नेट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम लोग उसको एक्सपेंसेस में शो करते हैं। या बहुत सारे ऐसे इनकम है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको इनकम में लिखते हैं। तो जो एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री कर दिए हैं, मतलब वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में आते हैं। डिसअलाउड एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो हर बिजनेस के अलग अलग होते हैं। वैसे ही इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, हमको बिजनेस प्रोफेशन कहने का मतलब ऐसा इनकम निकालना है जो बिजनेस का ही इनकम हो। जैसे हम लोग प्रॉफिट अकाउंट पढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट साइड, सारे इनकम एक्सपेंसेस लिखते हैं। लेकिन आपको इंटरेस्ट मिलना जो होता है वो बिजनेस का इनकम नहीं होता है। इंटरेस्ट मिलना अदर सोर्सेस साइड में आता है, किसी भी चीज का डिविडेंड मिलना अदर सोर्सेस में आता है, इनकम टैक्स रिफंड मिलना आपका अदर सोर्सेस में आता है, वो सब बिजनेस की इनकम नहीं है। वैसे बिजनेस के एक्सपेंसेस में आपको जो है, मान लो घर में काम करने वाले नौकर का सैलरी दे दिए, कोई प्रोविजन क्रिएट कर दिए, डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं, है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये सारे इनकम एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब वो कौन सा है? डिसअलाउड है। तो इसलिए डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड करने हैं और डिसअलाउड इनकम को जो है वो माइनस कर देना है।
नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्लस डिसअलाउड एक्सपेंसेस जिसमें आपका प्रोविजन है ना फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गिफ्ट टू रिलेटिव्स, इनकम टैक्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो सब डिसअलाउड होते हैं। उसके बाद माइनस करते हैं अपन लोग अलाउड एक्सपेंसेस जो हमको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, है ना, क्योंकि वो माइनस नहीं हो पाए थे, करना था, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, जो बैड डेप्ट है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट डिसअलाउड है, लेकिन बैड डेप्ट जो है वो अलाउड है, बिजनेस से पैसा डूबता है ना, लेकिन हम लोग माइनस नहीं कर पाए होंगे तो करना पड़ेगा। एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, नहीं लगा पाए होंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हम लोग को करना चाहिए था और नहीं किए हैं उसको माइनस करना पड़ेगा। तो बैड डेप्ट हो सकता है वो आपका तो बैड डेप्ट समझिए आपका डेप्रिसिएशन हो गया जो हम लोग नहीं लगा पाए, लगाना चाहिए। उसके बाद जो आएगा उसमें इनकम फ्रॉम अदर हेड माइनस हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर हेड जैसे आपका इंटरेस्ट है ना, क्या पोस्ट ऑफिस, हाँ, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ना, आपको बैड डेप्ट रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड, डिविडेंड रिसीव, तो जो भी इनकम बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन का सबका परसेंटेज फिक्स है, क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना। जैसे आपने वो खरीदते हैं, मशीन खरीदा तो मशीन में 15% डेप्रिसिएशन लगता है। अगर कॉपीराइट पेटेंट अगर आपने परचेज किया है ना, तो उसमें 25% डेप्रिसिएशन लगता है। बुक्स है, अगर एनुअल पब्लिकेशन है तो 100% डेप्रिसिएशन लगता है। एनुअल पब्लिकेशन नहीं है तो 60% डेप्रिसिएशन लगता है ना। तो पेटेंट, कॉपीराइट ये सब में 25% है। बिल्डिंग अगर है तो उसमें 10% टैक्स है। मशीनरी में जो है वो 15% टैक्स है ना। तो सभी के रेट परसेंटेज अलग अलग है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन में अगर एसेट्स परचेज किया हुआ है और डेप्रिसिएशन अगर चार्ज नहीं किया है तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बुक में देखना पड़ता है कि एनुअल पब्लिकेशन है कि नहीं है। एनुअल पब्लिकेशन रहता है तो 100% डेप्रिसिएशन लगता है ना। अगर वो मंथली या वीकली या हाफ ईयरली अगर मैगजीन है, मतलब एनुअल पब्लिकेशन नहीं है, तो 60% डेप्रिसिएशन लगता है। आगे बात समझ में। उसके बाद आपका प्रोफेशन आता है। प्रोफेशन में हम लोग को नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसलिए अलाउड डिसअलाउड नहीं होगा। उसमें हमको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट मिलता है, इसलिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हमको क्या करना पड़ता है, जितने भी प्रोफेशनल इनकम है ना। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर की इनकम अलग होते हैं, लॉयर है तो लॉयर का इनकम अलग होता है ना। तो जितने भी उनके इनकम है उसको पहले प्रोफेशनल से रिलेटेड इनकम को ऐड करिए और प्रोफेशनल से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस करिए। उसमें समझिए कि एक तरीके से सिर्फ अलाउड इनकम ही आता है और अलाउड एक्सपेंसेस ही आता है। भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर का इनकम क्या है, वो घर जाता है, विजिटिंग फीस लेता है ना, दवाई बेचता है तो उसका इनकम होता है। वो अपने किसी मैगजीन में अपना डॉक्टर का अगर वो कोई आर्टिकल लिखता होगा उससे इनकम मिलता है, तो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है। ऑपरेशन करता है तो पैसा मिलता है, ये उसके प्रोफेशनल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, इनकम है
वैसे ही प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, अपने क्लिनिक का रेंट पे करता होगा, स्टाफ को सैलरी देता होगा, कार का खर्चा करता होगा, वो डॉक्टर से रिलेटेड मैगजीन खरीदता होगा, उसके इक्विपमेंट होंगे उसमें डेप्रिसिएशन लगाता होगा, है ना। वो सारे एक्सपेंसेस आपको लेस करना है। कार के बारे में दिया रहता है कि कार का 1/3 पर्सनल यूज में आता है तो 2/3 ऑफिशियल पर्पस में आता है, तो आपको 2/3 को लेस करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा प्रोफेशन है तो उसमें से कितना एक्सपेंसेस प्रोफेशन में करता है और कितना वो जो है वो पर्सनल में लगाता है। तो जितना पर्सनल में रहेगा उसको नहीं करना है, जो प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा बस वही लेस होगा, बाकी नहीं होता है। तो आपको डॉक्टर, लॉयर और सीए तीन टॉपिक तो मिलेगा उसमें। तो सीए के लिए इनकम उसके अकाउंट से रिलेटेड होता है, उसको फीस मिलता है वहां से, है ना, अकाउंट बनाने का फीस मिलता है, उसको इनकम टैक्स असेसमेंट करने का फीस मिलता है, तो वो सारे उसके प्रोफेशनल इनकम है। और बाकी उसके बाद स्टाफ का सैलरी, रूम का किराया, कार का खर्चा, है ना, उसमें मशीन तो जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है उसकी डिडक्शन उसको मिलेगी, तो आपका प्रोफेशनल इनकम निकल जाता है। क्या दस ताजा हो गया? अलाउड एक्सपेंसेस मतलब वो आपको इसमें दिया रहेगा, जो माइनस हो चुका है वो दोबारा माइनस नहीं होगा, नहीं हुआ है ये एडजस्टमेंट में रहेगा, ये तब माइनस करना है। ये एग्जांपल में दिया होगा इस टाइप का क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन में नहीं है। करना था और करना भूल गए, नहीं कर पाए। आपका चौथा हेडिंग है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब जिस भी कैपिटल एसेट्स को आप सेल करेंगे उससे जो गेन होगा वो आपका कैपिटल गेन है। कैपिटल एसेट्स क्या होता है? कैपिटल एसेट्स कहने का मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, है ना, कोई प्रॉपर्टी हो गया, बॉन्ड, है ना, कोई इन्वेस्टमेंट, कैपिटल है। उसको सेल करेंगे तो जो गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन के अंतर्गत जो है कैपिटल किसको माना जाता है, किसको नहीं माना जाता है ना। कैपिटल में अगर आप लेंगे तो जैसे बताया कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी आपका कैपिटल एसेट्स होता है। कुछ चीज़ों को कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है, पहनने के कपड़े, खाना खाने का बर्तन, है ना, आपके फर्नीचर्स, मशीनरीज, ये सब आपके जो है कैपिटल एसेट्स में नहीं आते हैं। लेकिन उसके लिए भी रूल बनाया गया कि अगर मान लीजिए इसमें कोई बहुमूल्य धातु, सोना, चांदी, प्लेटिनम का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो कैपिटल एसेट्स हो जाता है। बिल्डिंग, प्रॉपर्टी ये हमारे लिए कैपिटल एसेट्स है, लेकिन अगर वो किसी बिल्डर के पास है और वो स्टॉक के रूप में अगर रखा है तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं होता है ना। या फिर आपके पास जो लैंड है वो लैंड ऐसी जगह में है जो ऐसे गांव में है जहां का पॉपुलेशन 10,000 से कम है, या म्युनिसिपल के सीमा के 25 किलोमीटर के बाहर आता है ना, उसको कैपिटल एसेट्स में नहीं लिया जाता। गोल्ड बॉन्ड वगैरह जो है वो कैपिटल एसेट्स में नहीं आते हैं, है ना, ये सब कैपिटल एसेट्स नहीं होते हैं। कैपिटल गेन को दो टाइप के गेन में बांटा गया, एक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक आपका जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एसेट्स को अगर आप 36 महीने के बाद अगर सेल करते हैं, परचेज डेट से लेकर के सेलिंग डेट के बीच का डिफरेंस अगर 36 महीना मतलब 3 साल है, 3 साल के बाद अगर सेल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म गेन होता है। अगर 36 महीने से पहले अगर सेल कर देते हैं, मतलब 3 साल के अंदर अगर सेल करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म गेन होता है। 3 साल या 36 महीना, तो अगर 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म, और 36 महीने के बाद अगर बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म। तो दो टाइप का गेन होगा, लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन। दोनों में डिफरेंस आपका 3 साल का है, 3 साल के पहले शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद आपका लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर शेयर है, डिवेंचर है, इन्वेस्टमेंट है, यूटीआई की यूनिट्स हैं, उसमें आपका जो टाइम है वो 1 साल। अगर 1 साल के अंदर अगर आप बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद अगर बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म। मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी के लिए 3 साल का टाइम है, 3 साल के अंदर अगर आप बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म, 3 साल के अंदर बेच दिए तो शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर यूटीआई की यूनिट्स, बॉन्ड, ये सब चीज के लिए आपका जो है वो 1 साल 12 महीना, 12 महीने के अंदर अगर आप बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, और 12 महीने के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म गेन और शॉर्ट टर्म गेन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट्स
माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें आपका जो है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस इनटू इंडेक्स कॉस्ट ऑफ सेलिंग ईयर, जिस साल आप सेल कर रहे हैं उस साल का इंडेक्स कॉस्ट, अपॉन इंडेक्स कॉस्ट, है ना, ऑफ परचेसिंग ईयर बोल दो उसको, जिस साल आप खरीदेंगे उस साल के इंडेक्स। इस साल जो है आपका सेलिंग ईयर मतलब 2016-17 है ना, 15-16, उस साल का जो आपका है वो कितना है 1081, मतलब आपको मल्टीप्लाई 1081 से ही करना है। बाकी उसके बाद ये आपको डिपेंड करता है, अगर आपने 81 82 से चालू हुआ इंडेक्स, उस साल 100 था, उसके बाद हर साल उसका अलग अलग है, तो जिस साल आप खरीदोगे उस साल के इंडेक्स से डिवाइड करोगे, है ना, तो उसका आज की डेट में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाता है। एक आपका आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसमें आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंटू 1081 समझिए, अपॉन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ईयर, जिस साल आप इंप्रूव करेंगे उस साल के इंडेक्स से कर दीजिए। और एक होगा आपका एक्सपेंसेस, कमीशन, ब्रोकरेज, तीनों माइनस हो जाएगा, तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो उसमें आपको सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट्स माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कमीशन, बोनस, कमीशन, ब्रोकरेज, तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जब आपको लॉन्ग टर्म निकालना है तभी आपको इंडेक्स निकालना पड़ता है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्स की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो मल्टीप्लाई आपको इस साल के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है 1081 से, और ये जिस साल खरीदोगे उस साल के इंडेक्स से डिवाइड होगा। इंप्रूवमेंट में जिस साल आपने इंप्रूवमेंट किया है उस साल के इंडेक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको खरीदते बेचते समय जो कमीशन दिया है, जो ब्रोकरेज दिया है, वो सारे एक्सपेंसेस, इसको आप यहाँ माइनस कर सकते हैं या फिर सेलिंग प्राइस से माइनस कर सकते हैं, दोनों से कहीं से भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो आपको कैपिटल गेन होता है, उस कैपिटल गेन को खरीदने के 3 साल के अंदर कोई नया प्रॉपर्टी आप खरीद लेते हैं तो उतना आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 54, है ना। नया मकान बेच के, पुराना मकान बेच करके आपने नया मकान खरीद लिया, नए पुराने प्लॉट को बेच करके आपने नया प्लॉट खरीद लिया, तो जो नया प्लॉट और पुराना प्लॉट है ना, तो जितना रुपए का आप नया इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने रुपए का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलता है। लेकिन जिस साल आपने कैपिटल गेन किया है उसके 3 साल के अंदर, इस साल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा है उसको 3 साल के अंदर दोबारा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका अंडर सेक्शन 54F के तहत आपको जो है डिडक्शन मिलता है ना। या तो आप नया प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, नया जमीन, नया मकान, या फिर गवर्नमेंट का कैपिटल गेन स्कीम है उसमें आप पैसा डिपॉजिट कर देते हैं तो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा। जो प्रॉपर्टी आपने अभी नया खरीदा है, मतलब री इन्वेस्ट किया है, जिसमें उस प्रॉपर्टी को खरीदने के 3 साल के अंदर अगर दोबारा उसको रीसेल कर देते हैं तो उस कंडीशन में पुराना जो आपने टैक्स सेव किया है वो और प्लस अभी जो नया गेन करोगे उसका टैक्स, दोनों अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। मतलब आप जो नया प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसको 3 साल के अंदर दोबारा रीसेल नहीं करना है। अगर करते हैं तो आपने जो पुराना टैक्स सेव किया था वो अमाउंट और प्लस अभी जो नया टैक्स निकलेगा, दोनों अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाता है। अगर आप कोई नया मकान खरीदते हैं, रेसिडेंशियल हाउस परचेस करते हैं,
अगर आपने कोई बॉन्ड बेच करके या कोई प्लॉट बेच करके या कोई ज्वेलरी बेच करके या कोई फर्नीचर बेच करके आपने कोई नया मकान खरीदा तो आपको प्रोपोर्शनल डिडक्शन मिलता है। तो प्रोपोर्शनल डिडक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है ना, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन नेट सेलिंग कंसिडरेशन, है ना। तो आपको अगर आपने किसी अदर एसेट्स को सेल करके उससे आपने कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग परचेज किया है तो उसमें आपको प्रोपोर्शनल डिडक्शन मिलेगा। तो प्रोपोर्शनल डिडक्शन निकालने के लिए आपको जो है कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन नेट सेलिंग कंसिडरेशन, और नेट सेलिंग कंसिडरेशन कहने का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस, जैसे आपने उसमें कमीशन दिया होगा या कोई भी एक्सपेंसेस किया होगा उसको माइनस करने के बाद जो आएगा नेट सेलिंग कंसिडरेशन होगा। 3 साल के अंदर नेट सेलिंग माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन या जो भी एक्सपेंसेस है सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस वो माइनस करोगे तो नेट सेलिंग कंसिडरेशन निकलता है। ठीक है, तो दो टाइप का गेन, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये लॉन्ग टर्म निकालने का फार्मूला हो गया, ये शॉर्ट टर्म निकालने का फार्मूला हो गया। और दोनों के लिए रूल यही है कि अगर आप कोई नया सामान खरीदते हैं, नया प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 3 साल के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है ना। और अगर उसी प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर दोबारा बेच देते हैं तो आपके लिए पुराना अमाउंट और नया अमाउंट जो खरीदे हैं दोनों टैक्सेबल हो जाएगा, दोनों नया गेन होता है। और अगर आपने किसी अदर एसेट को सेल करके उसको अगर रेसिडेंशियल हाउस में अगर इन्वेस्ट किया है तो उस कंडीशन में प्रोपोर्शनल डिडक्शन मिलेगा। यही रूल याद करने हैं, ठीक है। एनएचआई में तो डिडक्शन मिलता है, कुछ नहीं करना, हाँ सीधा माइनस होता है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। हो गया, उसके बाद निकालोगे आप अदर सोर्सेस, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या बताया गया है कि जो इनकम ना तो सैलरी में आता है, ना तो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, ना तो कैपिटल गेन में आता है, ना तो बिजनेस प्रोफेशन में आता है, जो इनकम इन चारों में नहीं आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। जितने भी आपको डिविडेंड मिलते हैं, कमीशन मिलते हैं, है ना, इंटरेस्ट मिलता है, सारी चीज किस में आते हैं आपके अदर सोर्सेज। क्रिकेटर को जो क्रिकेट खेलने का फीस मिलता है वो भी अलग अलग परसेंटेज में है, किसी में 75% आपका इनकम माना जाता है प्रोफेशनल इनकम, बाकी को अदर सोर्सेज माना जाता है ना। डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड इंडियन कंपनी का मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, फॉरेन का मिलता है तो टैक्सेबल होता है ना। इंटरेस्ट मिलता है, एग्रीकल्चर से कुछ पार्ट से इनकम होता है ना। तो अदर सोर्सेज जो इन चारों हेड में नहीं आता है वो आपके अदर सोर्सेज में आते हैं। इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो जहां से आपने इनकम गेन किया है वहां से टैक्स काट के मिलता है तो उसको टीडीएस कहते हैं। तो टीडीएस काट के आपको पैसा मिलता है तो वो नेट अमाउंट होता है, और नेट अमाउंट को इसमें क्या करना पड़ता है, आपको ग्रॉसअप करना पड़ता है। ग्रॉसअप करने के लिए भी रूल है कि जितने भी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट मिलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड के इंटरेस्ट हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो इंटरेस्ट मिलता है वो कभी भी ग्रॉसअप नहीं होता है। सरकारी और सहकारी ग्रॉसअप सकल नहीं किया जाता, हिंदी में अगर बोलेंगे तो, है ना। मतलब जितने भी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो इंटरेस्ट होता है वो कभी भी ग्रॉसअप नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको जितने भी इंटरेस्ट मिलते हैं उसमें 10% टैक्स कटता है तो 90% उनको मिलता है। इसलिए आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसको ग्रॉसअप करने के लिए आपका इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन 90, क्योंकि टैक्स काट के मिलता है। और जितने भी आपकी कैजुअल इनकम होते हैं, हॉर्स रेस, है ना, आपका लॉटरी, इसमें 30% टैक्स कटता है। इसमें आपका जो भी इनकम रहेगा इंटू 100 अपॉन 70 होता है, क्योंकि उसमें हमको 30% टैक्स काट के मिलता है। तो कैजुअल इनकम में आपको 30% टैक्स कटता है और जितने भी इंटरेस्ट है उसमें आपको जो है वो 10% टैक्स कटता है। इसलिए इसमें अपॉन 90 और इसमें अपॉन 70, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको सिक्योरिटीज मिलेगा। सिक्योरिटी आपको दो टाइप का मिलता है, गवर्नमेंट, एक नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर भी दो टाइप है आपका, एक टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है।
टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जितने भी आपके पोस्ट ऑफिस है ना, में डिपॉजिट है, ऐसे 15-16 बॉन्ड ऐसे दिया है, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं, 15-20 ठो, है ना। वो सारे इंटरेस्ट, उनका जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के। उसके इनकम को इसमें इंटरेस्ट में इंक्लूड करते ही नहीं है। लेकिन जो आपका लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहेगा उसके इनकम को इंक्लूड करते हैं, लेकिन उसको ग्रॉस अप नहीं करते हैं, चाहे वो नेट हो चाहे वो ग्रॉस हो, जितना मिलेगा पूरा का पूरा लिखना है ना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो कभी भी ग्रॉस अप नहीं होता है। फिर उसके बाद एक होता है आपका नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर भी दो टाइप है, एक टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होता है उसके इनकम को हमेशा ग्रॉस अप करना ही पड़ता है, चाहे वो नेट हो चाहे वो ग्रॉस हो। मतलब अगर ग्रॉस अमाउंट रहेगा तो भी ग्रॉस करना है, जैसे 10,000 का 10% 1,000 निकाले तो भी ग्रॉस अप करना पड़ेगा इंटू 100/30 या 10। अगर मान लीजिए वो नेट है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस अप, मतलब उसके इनकम को ग्रॉस अप करना कंपलसरी है। लेकिन जो आपका लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहेगा उसका इनकम अगर ग्रॉस है तो दोबारा ग्रॉस करने का जरूरत नहीं है। अगर वो नेट रहेगा तभी ग्रॉस अप करते हैं, नहीं तो नहीं करते। अगर लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो ग्रॉस अमाउंट को दोबारा ग्रॉस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो नेट है तभी उसको ग्रॉस अप किया जाएगा। तो आपको सिक्योरिटी दो टाइप के, है ना, एक आपका गवर्नमेंट और एक नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर आपका दो टाइप, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। नॉन गवर्नमेंट के अंदर दो टाइप, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। तो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज को इंक्लूड नहीं करते हैं, एग्जेम्प्ट है, लेकिन लेस टैक्स को इंक्लूड करते हैं, ग्रॉस अप नहीं होता, है ना। लेकिन लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर दो टाइप, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ग्रॉस अप करना कंपलसरी है, करना ही है ना। लेकिन लेस टैक्स जो रहेगा आपका उसको नेट है तभी ग्रॉस अप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर सारे इनकम को ऐड करते हैं, उसके बाद उसमें डिडक्शन लेस होता है। डिडक्शन के अंदर भी आपको ये ध्यान देना है कि जिसका इनकम टैक्सेबल है उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा है और शेयर खरीदने के लिए आपने कहीं से लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, डिविडेंड टैक्सेबल नहीं है इंडियन कंपनी का, इसलिए उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहेगा उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने फॉरेन कंपनी का कोई शेयर खरीदा, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है, तो उसको खरीदने के लिए जो आपने इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। अगर किसी गवर्नमेंट का आपने बॉन्ड खरीदने के लिए लोन लिया, उसके लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का लोन जो है, इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल है। मतलब जिसका इनकम आपका टैक्सेबल होता है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है। अगर डिविडेंड आपका एग्जेम्प्ट है तो उसका कलेक्शन चार्ज का डिडक्शन भी नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ एक्सपेंस जैसे लॉटरी का इनकम टैक्सेबल होता है, लेकिन लॉटरी के टिकट खरीदने का डिडक्शन नहीं मिलता। लॉटरी का इनकम टैक्सेबल है, लेकिन लॉटरी का टिकट खरीदने का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको फैमिली पेंशन मिलता है तो फैमिली पेंशन के लिए होता है रूल कि आपका 1/3 पेंशन का या फिर 15,000 दोनों में जो कम रहेगा उसका डिडक्शन मिलेगा, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में सबलेटिंग हाउस दिया है तो सबलेटिंग हाउस से रिलेटेड एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको मिलेगा। सबलेटिंग हाउस का मतलब किराए के मकान को किसी और को किराए पे देना, या तो पूरा मकान या तो उसका कुछ पोर्शन, है ना। अगर हमने किसी से 3,000 किराए पे लिया है और किसी को 5,000 रुपये किराए पे दे दिए तो उसका जो 2,000 रुपये का इनकम निकल रहा है वो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस होता है। तो सबलेटिंग हाउस जो होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस रहेंगे उसका डिडक्शन उसको मिलेगा। ओके, तो ये आपको डिडक्शन याद रखना है कि जिसका इनकम टैक्सेबल होगा उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको मिलेगा, बाकी नहीं मिलता है। हाँ, पेंशन का डिडक्शन मिलता है ना, 1/3 या 15,000 दोनों में जो कम रहेगा नहीं आता है। हो गया, अदर सोर्सेस में इतना पॉइंट है।
मेन चीज होता है ग्रॉसअप करना है कि नहीं करना है ना। 80C के अंतर्गत आपको जो है बुक में तो वैसे बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन आपका मेन है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, है ना। आपका आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन देते हैं, होता है। आप जो है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेस करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट मिलता है ना। तो सारे इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना, अपना हो चाहे अपने से रिलेटेड मेंबर का हो, है ना, जो उस पर डिपेंडेंट है, उसका जो इंश्योरेंस पे करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है 80C में। एनएससी परचेस करते हैं उसका मिलता है। किसी मकान बनाने के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ना। एनएससी का इंटरेस्ट, एनएससी का परचेस, सबको मिला करके मैक्सिमम लिमिट आपका कितना रुपए है? 1 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए तक, है ना। सबको मिला करके 1,50,000 आपको टोटल करके देखना पड़ेगा। अगर 1,50,000 ज्यादा हो रहा है तो आपको 1,50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा, है ना। ये आपका अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत आता है। 80C के बाद आपका जो है वो 80D। 80D में किसका डिडक्शन मिलता है? मेडिकल इंश्योरेंस का, है ना। अपने या अपने फैमिली मेंबर पे जो आपसे रिलेटेड है, जो उस पर डिपेंडेंट है, उसका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर हम पे करते हैं तो 80D के अंदर डिडक्शन मिलता है। मैक्सिमम लिमिट कितना रुपए का है? 10। मैक्सिमम लिमिट कितना है? पन्ना पलटो ना, दिखेगा। 80D में मैक्सिमम लिमिट कितना है? ठीक से 80D है 25,000 ना। हाँ, 80D में मैक्सिमम लिमिट आपका 25,000 रुपए तक है। फिर उसके बाद 80DD आता है जिसके अंदर आपको जो है 1,25,000 दिया है और 75,000 रुपए, है ना। गंभीर बीमारी के बारे में दिया है ना, जिसमें आपको ब्रेन के बारे में है, इसके बारे में है, इलाज कराने के लिए आपको डिडक्शन मिलता है, तो उसमें आपको जो है वो 75,000 रुपए है। और सीनियर सिटीजन वगैरह के लिए जो है वो 1,25,000 रुपए तक है ना, दिया है। तो आपको 75,000 और 1,25,000 रुपए तक डिडक्शन मिलता है। 80DD, 80G का डिडक्शन मिलता है। 80G के डिडक्शन में आपको 4 टाइप का मिलेगा। 2 टाइप का पहले है जिसमें आपको 50% और 100% डिडक्शन मिलता है ना। 50% के अंदर भी आपको क्वालिफाइंग अमाउंट का 50%, मतलब 50% विद लिमिट और 50% विदाउट लिमिट। 50% विद लिमिट के अंतर्गत आपका जो है जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को आप डोनेट करते हैं, कोई मंदिर है, मस्जिद है, अनाथालय है, यहाँ पर डोनेट करते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर आपको विद लिमिट 50% डिडक्शन है। लेकिन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, प्रधानमंत्री, है ना, राजीव गांधी, है ना, जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्ट में अगर करते हैं तो विदाउट लिमिट 50% है। वैसे ही 100% के अंतर्गत भी आपका जो है वो बहुत सारे नाम दिए गए हैं, है ना। भूकंप सहायता कोष, प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष, ऐसे, है ना, उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर फैमिली प्लानिंग के लिए कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो गवर्नमेंट को हो या फिर किसी लोकल अथॉरिटीज को अगर आपने दिया है, तो उसमें विद लिमिट 100% डिडक्शन मिलता है। या ओलंपिक वगैरह के लिए, खेल वगैरह कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें आपको 100% डिडक्शन मिलता है ना। पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई पैसा डोनेट करते हैं चेक से तो आपको डिडक्शन मिलता है, 80GG मिलता है ना। फिर उसके बाद अगर आप किसी ऐसे जगह सर्विस कर रहे हैं जहां पर आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मकान का फैसिलिटी नहीं मिल रहा है तो आपको रेंट का डिडक्शन मिलता है। तो रेंट की डिडक्शन निकालने के लिए आपका जो है रूल था जिसमें आपको 3 अमाउंट निकालने हैं, एक्चुअल अमाउंट, है ना, या टोटल इनकम का 25%, या तीसरा जो है आपका एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, 2,000 रुपये पर मंथ, है ना। तो तीनों में जो कम रहेगा वो आपको डिडक्शन मिलता है। तो वो उस कंडीशन में मिलेगा जहां पर सर्विस दे रहे हैं और आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मकान से रिलेटेड कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिला है। एक 80QQB का डिडक्शन मिलता है जो रॉयल्टी से रिलेटेड होता है। अगर ऑथर हैं, बुक लिख रहे हैं तो उसको आपको 80QQB का मिलता है, जिसमें बुक वैल्यू का 15% या फिर 3 लाख रुपए, दोनों में जो कम रहता है
वो उसका डिडक्शन मिलेगा, है ना। और एक आपका अगर आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो अंडर सेक्शन 80 TTA मिलता है ना। तो अंडर सेक्शन TTA के अंदर अगर आपको जो है, अगर आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक दिया हुआ है, मैक्सिमम लिमिट उसमें 10,000 रुपए तक का है, तो 10,000 रुपए तक का अंडर सेक्शन 80 TTA का डिडक्शन मिलता है। क्वालिफाइंग अमाउंट जब 80G के बारे में आप पढ़ेंगे तो 80G में आपको क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना है, तो उस कंडीशन में आपको ग्रॉस टोटल इनकम जो आपने निकाला है वो माइनस 80C से लेकर के 80U तक के डिडक्शंस माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सबको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का 10% और एक्चुअल डोनेशन कंपेयर करना है, 10% या फिर एक्चुअल डोनेशन, विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम रहेगा उस अमाउंट का 100 या 50% जो भी ऐसे कंडीशन होता है ना। तो रूल याद रखना है कि ग्रॉस टोटल इनकम माइनस अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शन 80G को छोड़कर, फिर उसके बाद माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो नेट अमाउंट आएगा उसका 10% और एक्चुअल डोनेशन विच एवर इज लेस, जो कम रहेगा उसका फिर 50 या 100% जो भी है। पॉलिटिकल पार्टी में जितना डोनेट करते हैं पूरा डिडक्शन मिलता है, लेकिन चेक से होना चाहिए। सिर्फ 10,000 तक, अगर आप 15,000 करोगे तो 10,000 ही माइनस होगा, 10,000 तो भी 10, मैक्सिमम लिमिट 10,000 है, उससे कम रहेगा तो पूरा करना है। चलो हो गया आज का काम।